हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसमें। और आज हम ये जितने भी संगठन है सारे ख़त्म कर देंगे और फिर हम राष्ट्र की बात करेंगे, मतलब देशों की बात करेंगे। और ये 12th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, सत्ता के नए केंद्र। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था पहले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्र और संगठन के बारे में। तो मैंने यूरोपियन यूनियन आपको ख़त्म कर दिया था, जो यूरोप का यूनियन था वो ख़त्म कर दिया था पार्ट 1 में। और आज पार्ट 2 है जिसमें आसियान के बारे में जानते हैं पहले। और फिर मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा, ब्रिक्स हो गया, और सार्क के बारे में बताऊंगा, दक्षेश। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आसियान के देश की बात करते हैं पहले। तो इसके संस्थापक देश कौन है और नए देश कौन है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 5 कंट्री क्या है, संस्थापक देश हैं। तो ये डेट याद रख आई एम सॉरी ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और फिर इसमें कुछ नए सदस्य जुड़े, मतलब पहले क्या थे, 5 कंट्री थे। ठीक है, पहले कितने कंट्री हैं, 5, और +5 हो जाएंगे फिर, तो कितने हो गए, 10। इतनी तो मैथ होगी ना, तो बहुत ईजी है। तो फिर और कंट्रीज में जुड़े, जैसे कि ब्रुनेई हो गया, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 कंट्री और जुड़ गए, तो कितने हो गए, 5 + 5 10। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, तो आप हैंडल आराम से कर सकते हो, संस्थापक देश और नए सदस्य देश कौन से हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो स्क्रीन पे, एक बार रिमाइंडर डालो अपने माइंड में और पढ़ो इसको। तो आसियान के देश हैं सारे। और कब बना था ये, तो दिख रहा होगा, ये 5 देशों ने बनाया था। जो संस्थापक देश बताए ना मैंने, ये 5 कंट्री, ये 5 कंट्री ने बनाया था इसको। तो ये बनाया था 1967 में। इंपॉर्टेंट डेट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आसियान की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, अगस्त 1967 में, 1967 में, 67। ठीक है, डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। और इसकी फुल फॉर्म याद रखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान की फुल फॉर्म है ये। तो फुल फॉर्म भी याद रखना है, एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फटाफट एमसीक्यू करते जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो 5 देश मैंने बताया कौन कौन से संस्थापक देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये क्या है, 5 हैं। और कौन सा घोषणा पत्र हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, कौन सा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, नो डाउट। इस पे हस्ताक्षर करा गया था, तब जाके आसियान की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, आसियान की। ठीक है, समझ आया। एनी डाउट कमेंट करो फटाफट, कमेंट्स में पूछते रहा करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, आपको आंसर मिलेगा, रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, तो इन 5 कंट्री ने क्या करा था, स्थापना करा था। 5 देशों ने क्या करा, आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है, मतलब संस्थापक थे। और बाद में 5 देश और जुड़ गए, जिसमें ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 कंट्री और जुड़ गए और ये बहुत ताकतवर हो गया, शक्ति इसमें शामिल हो गई। और इसकी संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है, कितनी संख्या है, 10। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान में कितने देश हैं, तो 10 हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, 5, बाद में 5 और जुड़े, 10 हो गए। ठीक है, तो 10 कंट्री है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आराम से हैंडल कर सकते हो। कोई डाउट कमेंट्स कर सकते हो आप लोग। और इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तो आसियान के उद्देश्य होते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर मान के चलो क्वेश्चन आ जाता है इस पे, तो जितने भी संगठन है ना, कोई सा भी संगठन उठा के देख लो आप, यूरोपियन यूनियन उठा के देख लो, आसियान उठा के देख लो, दक्षेश उठा के देख लो जिसे सार्क कहते हैं हम, या फिर ब्रिक्स उठा के देख लो, जितने भी होंगे ना, सबके उद्देश्य सेम टू सेम होंगे, मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो पहला इनका आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक विकास में क्या क्या आ गया, व्यापार बढ़ा सकते हैं, ट्रेड हो गया, साथ में जुलकर ट्रेड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, जितने भी टैरिफ होता है, टैक्सेस होते हैं, कम कर सकते हैं। तो व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं वहाँ पे जाके। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हॉस्पिटल जाके बना सकते हैं वहाँ पे, एजुकेशन में हेल्प दे सकते हैं, रोड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनको संसाधन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल में लिखनी है। ठीक है, तो आर्थिक विकास को तेज करना है। और सेकंड पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। अब देखो हमारी संस्कृति जुड़ी होती है बहुत जगह से, सामाजिक जुड़े होते हैं। अब यही तो होता है, जैसे कि भारत है, तो जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये बहुत देशों से जुड़ा हुआ है। अब जापान हो गया, जापान से भी जुड़ा हुआ है, चाइना से भी जुड़ा हुआ है, सिंगापुर से भी जुड़ा हुआ है, श्रीलंका से भी जुड़ा हुआ है।
तो ऐसे कई कंट्री हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे रिलेशन बहुत अच्छे बनाते हैं। संस्कृति हो गया, और जिसको हम सॉफ्ट पावर ही कहते हैं, सॉफ्ट पावर, ठीक है, क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर, एस फॉर सॉफ्ट, पी फॉर पावर, ठीक है, सॉफ्ट पावर कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। और अगला है हमारा जो कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ पता है क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं यूनाइटेड नेशन बताऊंगा आपको आगे, बट आपको थोड़ा रिमाइंडर दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, संयुक्त राष्ट्र बना था इस समय, और इसके कई सारे अंग हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे अंग हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो संयुक्त राष्ट्र जो नियम है इसका पालन करना पूरी तरह से अच्छे से, इसके अंडर काम करना। और क्षेत्रीय शांति, मतलब कि अपने आसपास ना शांति बना के रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। मतलब बॉर्डर इशू हो जाता है ना कुछ, मतलब बॉर्डर है ये, तो कुछ इशू हो जाता है, रिवर का इशू हो जाता है, बॉर्डर पे इधर उधर हो जाता है, कुछ सैनिक में झगड़ा हो जाता है, तो ये इशू नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, स्थायित्व को बढ़ावा देना है, ये सब चीज़ें क्या करना है हमें, मतलब डेवलप करना है। ये मुख्य उद्देश्य हैं इसके। किसके उद्देश्य हैं? आसियान के। आप देखोगे ब्रिक्स के भी यही उद्देश्य मिलेंगे आपको, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। कुछ आसियान शैली की बात कर लेते हैं अब। तो आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली का मतलब है कि जो अनौपचारिक, जो टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण है, इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। और इसको आसियान का यश, और ये यश काफ़ी ज़्यादा कमाया इन्होंने। आसियान ने क्या यश कमाया, मतलब कि अपना नाम कमाया बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रखना। और इसको क्या कहते हैं? आसियान शैली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, खैर एमसीक्यू में तो ना मिले, बट हाँ अगर मिल जाता है तो आप हैंडल कर सकते हो आराम से। वैसे मैं आपको एमसीक्यू सारे कराऊंगा, डोंट वरी, चिंता ना करें, आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, लाइव क्लासेस चलती है हमारी, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अब इसके ना कुछ प्रमुख स्तंभ हैं, तो जिसमें 3 स्तंभ दिख रहे होंगे। तो सुरक्षा समुदाय स्तंभ है फर्स्ट, आर्थिक समुदाय स्तंभ है, और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय स्तंभ है। तो ये 3 तरह के स्तंभ हैं, जिसे हम प्रमुख स्तंभ कहते हैं। किसके? आसियान के। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकता है, मैं एक एक करके अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू आप देखते चलो, बस यहाँ पे एमसीक्यू बनाते चलो। तो प्रमुख स्तंभों की बात कर लेते हैं अब। तो आसियान जो सुरक्षा समुदाय पहला था ना ये, तो इसमें क्षेत्रीय विवाद, मतलब कि जो आसपास के विवाद हो गए, मान के चलो कि कंबोडिया है और म्यांमार है या वियतनाम है, इनके बीच में कुछ विवाद हो गया किसी चीज़ को लेके, तो इसमें ना सैनिक टकराव नहीं होगा, मतलब कि इनके बीच में आर्मी नहीं लड़ेगी। ये नहीं कि तुमने युद्ध घोषित कर दिया उस देश के खिलाफ, ये टकराव नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? सहमति होगी, बातचीत होगी, कि अगर कुछ भी हो जाता है ऊपर नीचे तो हम बात करके उसे सुलझा सकते हैं आराम से, सहमति से पर आधारित होगी। ये नहीं कि तुम जाके आर्मी लेके चले जाओ और उस पर हमला बोल दो, ऐसा नहीं करना। तो पहला पॉइंट ये हो गया स्तंभ में, जो सुरक्षा स्तंभ कहते हैं या समुदाय कहते हैं, ठीक है। और सेकंड है आर्थिक, आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी देश हैं आसियान के, मतलब कितने देश हैं? 10 देश हैं, तो इनके बीच में साझा बाजार और उत्पादन आधार पर तैयार करना होगा। साझा बाजार नियंत्रण होगा, मतलब कि एक जैसा होगा, जो भी रूल रेगुलेशन है एक जैसे होंगे, उत्पादन पर भी होगा, और इसी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। और थर्ड हमारा क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय था। इसमें क्या करना है कि जितने भी देश हैं इनके बीच में टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? कॉमेंट्स में पूछ सकते हो आप लोग, एनी डाउट। और फालतू बकवास प्लीज मत करना, फालतू के क्वेश्चन मत करना आप लोग, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा वहां से, ठीक है। जेन्युइन क्वेश्चन करना, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसका मंच की बात करते हैं। तो बात है 1994 की, तो स्थापना करी गई थी इसकी, किसकी? आसियान मंच की, क्षेत्रीय मंच है। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया एक, क्या बन गया? एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी देश हैं, सदस्य देश हैं, सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल बनाना। तो एक मंच बना लिया, मतलब एक प्लेटफॉर्म बन गया यहाँ पे, जहाँ पे सब लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, और जिससे क्या होता है? विकास होता है कि हमें ये करना है, हमारी ये प्लानिंग है, तो ऐसे ऐसे हमें डेवलप करना है, अपने आप को विकास करना है, और देश ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। सिंगापुर देखो कितना डेवलप कंट्री है, वैसे उनकी खुद की एक पॉलिसी होती है, उनकी नीतियाँ होती है, बट हाँ डेवलप तो है ना कंट्री सिंगापुर। और इसकी उपयोगिता देखते हैं, मतलब कि इसका महत्व क्या है, कहने का मतलब ये है, और प्रासंगिकता क्या है। तो क्या है, मतलब कि आज के टाइम पे क्या है, कुछ है भी या ऐसी है? तो देखो, एक आर्थिक शक्ति है, खासतौर पर भारत और चीन जैसे देशों के लिए। तो इन्होंने भारत और चीन की, मतलब एक चैलेंज करा है भारत और चीन को, जैसे जो विकसित देश हैं या विकसित होने वाले हैं, खैर हम तो विकासशील देश हैं, अभी विकसित हुई नहीं है,
तो तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देश हैं, तो इसके साथ व्यापार करता है और निवेश में प्रदर्शित करता है। तो हमारा व्यापार है आसियान के साथ, बहुत आसियान कंट्री के साथ व्यापार है और खुला व्यापार भी है, फ्री ट्रेड भी है बहुत कंट्री के साथ, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में ध्यान दिया है, तो मुक्त व्यापार पर भी ध्यान दिया इन्होंने, मुक्त ट्रेड या फ्री ट्रेड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि दिखाई है। तो ये दो कंट्री हैं जिन्होंने एक मतलब कि एक अपना इंटरेस्ट दिखाया है इन चीज़ों में, मुक्त व्यापार क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और 1991 में आपको पता होगा भारत ने क्या करा था, एक नीति चलाई थी, पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर मतलब कि आसियान कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी ओर देखो, अपनाई। और 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी हो गई इसकी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, नीति अपनाई। तो ये ध्यान रखना। और वैसे 1996 की बात है, एक इंद्र कुमार गुजराल ने भी एक पॉलिसी नहीं अपनाई थी उन्होंने। वैसे 1991 की बात तो चल रही थी, बट 1996 में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था ये, इंद्र कुमार गुजराल जी आए थे जब, ठीक है। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी भी ध्यान रखना आप लोग। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये पूरब की ओर देखो, इसके मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ ना राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। मतलब कि जो भारत है, जो उधर है ना, मतलब आसियान कंट्री है और जितने भी उधर कंट्री है जो पूरब की ओर स्थित हैं, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन हो, राजनीतिक रिलेशन हो, आर्थिक रिलेशन हो या सुरक्षा, ये सारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और भारत के जो भारत है ना, आसियान के ऐसे देश हैं सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इनके साथ तो मुक्त व्यापार समझौता भी कर रखा है। तो यहाँ पे फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। इन तीन कंट्री में कोई भी एक कंट्री दे देंगे, किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है भारत ने, तो आपको ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। तो ये तीन कंट्री सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, याद रखो, दिमाग में बैठा लो फटाफट, ठीक है। और आसियान ने क्या करा है, देखो अब बहुत काम भी करा है इसने, जो पूर्वी तिमोर है ना, यहाँ पे संकट आया हुआ था, तो इसको संभाल लिया पूरी तरह से। और भारतीय प्रधानमंत्री भी गए थे यहाँ पे, आसियान देशों में यात्रा करी थी, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए थे। और पूरब की ओर देखो नीति को स्थान पर पूर्वोत्तर कार्यनीति बोला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दे दिया इसको, की संकल्पना प्रस्तुत करी। तो ये सब चीज़ें भी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते रहते हैं, खैर गए हुए हैं और जाते रहते हैं हमेशा, आसियान कंट्री में बहुत कंट्री में दौरा करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये पॉलिसी भी आगे बढ़ती है। अब जाहिर सी बात है, मान के चलो कि ये घर है, ये मैंने बना दिया, इसमें कोई आता नहीं है तो खंडर हो जाएगा ना, इस खराब हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं। तो इसी तरह आसियान होता है, हमने बस बोलने से नहीं होता ना, हमें जाना भी पड़ता है, इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जाते रहते हैं। इससे क्या होता है, रिलेशन बॉन्डिंग, कि हाँ हमारे कंट्री में आ रहे तो हम भी जाएंगे, तो याद रखना। और 2018 की बात है, जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी 2018, तो आसियान देश आए थे यहाँ पे, राष्ट्राध्यक्ष ये अतिथि के रूप में आए थे, चीफ गेस्ट जिसे कहते हैं, ये आमंत्रित किए गए थे। और सिंगापुर में जो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी भाग लिया था। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। तो ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। और 17वें जो सम्मेलन हुआ था आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को, इसमें वर्चुअल आयोजित किया गया था, ठीक है, वर्चुअल आयोजित करा गया था। तो ये यहाँ से फटाफट देखो, इसको पढ़ो एक बार, फटाफट पढ़ो इसको और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ, आसियान खत्म हुआ। अब हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स, ब्रिक्स की फुल फॉर्म जान लो पहले। बी फॉर क्या होता है, बी फॉर होता है ब्राज़ील, क्या है ब्राज़ील। आर फॉर क्या है, रशिया। आई फॉर क्या है, इंडिया। सी फॉर क्या है, चाइना। एस फॉर क्या है, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ये 5 कंट्री है जिनसे मिलकर ब्रिक्स बना है। बट हाँ, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था ये, तो पहले इसको ब्रिक कहते थे, ब्रिक, एस नहीं था, ये ब्रिक कहते थे, ओनली ब्रिक। मतलब कि 4 कंट्री थे, जिसमें आपका ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है, तब जाके ब्रिक्स कहलाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना आप लोग, ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं अब। तो ब्रिक्स सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, क्या है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जिसे साउथ अफ्रीका भी कहते हैं हम, ओके, इंग्लिश में कहते हैं बेसिकली, बट आपको हिंदी में याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका याद रखना आप लोग। तो ये है 5 देशों में क्या करता है, और ये क्या है, विश्व की ना उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसका प्रयोग करा जा रहा है पूरी तरह से, अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो रूस ने करी थी 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, याद रखो आप लोग। और वर्ष 2009 में सम्मेलन होता है, प्रथम बैठक होती है किसकी, ब्रिक्स की। दक्षिण अफ्रीका को समावेश के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया, मतलब कि पहले ब्रिक था ये, फिर जाके ब्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया, ब्रिक्स, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, ब्रिक, ओके। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले क्या बोला जाता था, बाद में क्या बोला गया। तो ब्रिक और ब्रिक्स याद रखना आप लोग, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते चलो आप लोग।
और इसके मुख्य उद्देश्य जान लो, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था, मिलता जुलता उद्देश्य होगा, डोंट वरी। तो पहला उद्देश्य है कि आंतरिक नीतियों पर परस्पर समानता और हस्तक्षेप न करना, मतलब कि अपनी जो खुद की, अब देखो इंटरनल पॉलिसी होती है कुछ अपने देश की, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम उसको नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने देश की जो नीतियां बना रहा है अपनी मर्जी से बना रहा है, ठीक है। और इसके सदस्य देशों के मध्य क्या करना है, आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आया ना बीच में आर्थिक और व्यापारिक आ गया ना, तो ये चीजें याद रखना, व्यापार वगैरह बढ़ाना है और आर्थिक लाभ का विवरण वितरण करना है, मतलब कि अब बेनिफिट होगा, अर्थव्यवस्था क्या होगा, ट्रेड होगा तभी तो आर्थिक व्यापार बढ़ेगा, तो ये व्यापार वगैरह बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ब्रिक्स के सम्मेलन देख लेते हैं कुछ, शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो जाहिर सी बात है जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं कौन थे, जोर बोल्सोनारो, इन्होंने करी थी। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा एक, कहाँ पे हुआ था 11वां सम्मेलन 2019 का, ब्राजील में हुआ था। एक क्वेश्चन ये, किसने करी थी अध्यक्षता, राष्ट्रपति जोर बोल्सोनारो ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 12वां सम्मेलन 2020 में हुआ, ऑनलाइन आयोजित करा गया रूस में, रशिया, और रूस ब्रिक्स का मेजबान और अध्यक्ष था। तो क्या था, मेजबान भी था और अध्यक्ष भी था, ये याद रखना। और विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करता है, वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो याद रखना, बहुध्रुवीय दुनिया बनाने का एकजुट मतलब कि योगदान दे सकता है, कि बहुध्रुवीय होना चाहिए, एक ध्रुवीय नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रीट यूथ के टाइम पे क्या चल रहा था, दो ध्रुवीय चल रहा था ना, फिर जाके बहुध्रुवीय बन गया, तो याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन जुड़ते चले आ रहे हैं वहीं से। और फिर 13वां सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ था, 2021 में, 9 दिसंबर 2021 में वर्चुअल हुआ था। और आयोजित किसने करा था, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था, ठीक है, मतलब भारत ने करा था, इंडिया ने करा था। और तो ये भी याद रखना, 13वां सम्मेलन, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इस सम्मेलन का विषय क्या था, निरंतरता, समेकन और आम सहमति, ब्रिक्स में सहयोग हुआ था इसमें। और इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, तो आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया एक प्लान था ये, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, क्योंकि टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, आतंकवाद, जिसको रोका जा सकता था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आती है एग्जाम में। और इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ, मतलब हेल्थ पे ध्यान दिया गया, चर्चा करा गया हेल्थ पे और तकनीकी टेक्नोलॉजी पे माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है। मतलब जितना भी टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किस में करना है, हेल्थ में करना है, ठीक है, हेल्थ में करना है, एजुकेशन वगैरह में भी कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में तो बहुत कुछ हो रहा है, बट हेल्थ में भी इसका इस्तेमाल करना है। और वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर आम सहमति से चर्चा हुई, और पर्यावरण और संरक्षित केंद्र भी करने में हेतु चर्चा हुई, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एमसीक्यू फटाफट यहाँ से बनाते चलना आप लोग, एमसीक्यू भी बनते हैं और अदर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। और देखो अब बात करते हैं सार्क की, दक्षेश जिसे कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म पहले याद रखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये सार्क की फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ब्रिक्स खत्म हुआ है, सार्क आ गया है हमारा, ये थर्ड हमारा है। तो आगे जाके हम राष्ट्र की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1985 में। कब, दिसंबर 1985 में। एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। और सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन बनाओ, इसके सदस्य देश कौन से हैं, तो 8 कंट्री है टोटल, और अफगानिस्तान 2007 के बाद शामिल हुआ है। तो पहला कौन है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये कितने हो गए, 8 कंट्री हो गए ना, याद रखना ये सारे कंट्री इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई डाउट, ये है क्या है, सार्क के सदस्य देश हैं, ठीक है। काठमांडू याद रखना आप, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, नेपाल के। इसका उद्देश्य क्या होगा, जाहिर सी बात है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग और जन कल्याण, लोगों के लिए हेल्प करना, मतलब जन कल्याण को बढ़ावा देना लोगों के कल्याण के लिए, और सांस्कृतिक विकास। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी होते हैं ना उद्देश्य सबके सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सबके सेम होंगे उद्देश्य। चाहे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, इवन नाटो भी उठा के देखोगे ना तो उसमें भी मिलता जुलता ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी उद्देश्य हो गए तो मिलते जुलते उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात है नहीं, बहुत ईजी था, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे देखा जाए, कोई डाउट है। अब इसी कुछ चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौती तो पाकिस्तान से ही आएगी चुनौती। अगर पाकिस्तान के लिए कारण ये सार्क ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वरना सार्क ना बहुत आगे निकल जाता। तो सार्क सदस्यों की बैठक में कमी है। फर्स्ट आपको पता होगा ये अटैक हुआ था 2016 में, तो यहाँ पे ना एक सम्मेलन होने वाला था, 19वां सार्क शिखर सम्मेलन होने वाला था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल है। किया जाता था, बट कश्मीर में क्या हुआ, हमला हो गया, उरी हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया यहाँ पे।
जिसके कारण क्या हुआ, भारत ने विरोध करा और बहिष्कार कर दिया। तो भारत इसका बहिष्कार कर दिया और फिर साथ साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो ये कंट्री बहिष्कार कर गए। तो ये सारे कंट्री हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। तो ये अदर 5 कंट्री हो गए, ठीक है। तो 6 कंट्री ने भाग नहीं लिया। तो भाग नहीं लिया तो जाहिर सी बात सक्सेसफुल तो होगा ही नहीं, फिर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, बट नेपाल चला गया था। और साफ्टा, अब साफ्टा की बात करते हैं। साफ्टा भी यहीं से मिलता जुलता है, जिसकी फुल फॉर्म देखो, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो 2004 में आयोजित हुआ था, 12वां सार्क का सम्मेलन हुआ था और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर करे गए और 2006 में ये प्रभावी हुआ, 1 जनवरी 2006 से, ठीक है। मतलब कि 2 साल बाद 2004 में सम्मेलन हुआ और 2006 में प्रभावी हो गया। और इसके मुख्य 2 उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य देखो कि जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्री हैं, इन मुक्त व्यापार होगा, संबंधी बाधाओं को दूर करना है। बट ऐसा सक्सेसफुल हुआ नहीं है ये। पाकिस्तान से देख लो ना, कहाँ पे होता है इतना कुछ। व्यापार और प्रशुल्क पर प्रतिबंधों को सही प्रकार के समाप्त करना है, जितने भी टैक्स वगैरह लगते हैं उसे समाप्त करना है और अधिक से उदार व्यवस्था स्थापित करना है। तो उदार व्यवस्था स्थापित करना है। तो ये मुख्य 2 उद्देश्य थे, बट ऐसा ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। खैर प्लानिंग तो बहुत बनी थी सार्क में, बट सार्क ना फेलियर है, एक सक्सेसफुल नहीं हो पाया सार्क। जितना मतलब आसियान देखोगे आप लोग और भी जितने यूरोपियन यूनियन देख लो आप लोग, उस तरह सार्क ना उतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो अब भारत ने क्या करा, अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख है, इनमें से पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राष्ट्रों के साथ ना हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मधुर बने हुए हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन स्टार्टिंग से ही खराब है, जब से आज़ादी मिली है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ उपलब्धि है सार्क की। तो अब देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध के बावजूद भी यहाँ पर द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग हुआ है। बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी उपयोगी संगठन है, मतलब कि हम बढ़ावा दे सकते हैं। बट हाँ, हुआ है, मतलब कि संबंध तो उतने अच्छे नहीं है भारत और पाकिस्तान के, बट फिर भी थोड़े बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली है। और साफ्टा का जो साफ्टा बनाकर क्या करा, व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और पर्यावरण और आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें भी देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं इंग्लिश की, अगर वीक है, तो आप लोग हमारी फुल कोर्स ले सकते हो 249 में, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और वीकली एंड मंथली टेस्ट होते हैं। और ये सिर्फ 15 दिनों का ऑफर है। तो फटाफट इस नंबर पर संपर्क करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जो कि बहुत कोर्स महंगे बिक रहे हैं आजकल मार्केट में, बट ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 249 में दिया जा रहा है आपको। तो प्लीज़ अवेल करें इस कोर्स को और बेनिफिट उठाएं इसका।